सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जब से यह संसार बना है, सृष्टि के आदिकाल से ही भगवान ने सभी जीवधारियों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार, उनके शरीर रचना के अनुसार भोजन की व्यवस्था इस धरती पर की है, अन्न की व्यवस्था की है। ऐसी चर्चाएं हमने पिछले एपिसोड में की थी। साथ ही साथ हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार शरीर में भिन्नता है। मनुष्य चूँकि एक शाकाहारी प्राणी है और अन्य जीवधारी मांसाहारी हैं या सर्वाहारी हैं, तो उनके शरीर की जो शरीर विन्यास है, जो रचना है, शरीर के अंगों की रचना भगवान ने बनाई है, वो भिन्न है। इसलिए वो सर्वाहारी या मांसाहारी है और मनुष्य शाकाहारी है। आज हम चर्चा करेंगे संसार में आज तक पूरे विश्व में जितने भी पर्यावरणविद हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, जो पर्यावरण के रक्षक हैं, साथ ही साथ जो वैज्ञानिक हैं, जो सामाजिक सरोकार को देखते हुए जो मानव की चिंता करते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार मनुष्य इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण में अलग अलग बीमारियों के चपेट में आकर अपना जीवन गंवा रहा है और दुखी हो रहा है। तो इससे बाहर निकालने के लिए जो अलग अलग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग सर्वे करते हैं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनुष्य के भोजन के संदर्भ में कि वो शाकाहारी प्रयोग करे या मांसाहारी भोजन खाए, तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे हुए हैं, जो सर्वेक्षण हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सभी वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने, जो चाहे भारत में जन्मे हों या पूरे विश्व में जो अन्य पंथों में भी जन्मे हैं, वो भी यह स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के लिए जो भोजन है उपयोगी है और इस प्रकृति रक्षण के रूप में भी और भोजन के रूप में भी मनुष्य को शाकाहारी ही जीवन यापन करना चाहिए। तो इस क्रम में जो अलग अलग अनुसंधान हुए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ये अमेरिका की संस्थान है, तो इसने सर्वप्रथम जो सर्वे किए हैं, जो मनुष्य पर प्रयोग किए हैं कि उसे मांसाहार प्रयोग करना चाहिए या शाकाहारी भोजन करना चाहिए, तो इनके सर्वे के अनुसार अमेरिका की यह संस्था है, इन्होंने शाकाहार को बढ़ावा देने से एक बात कही कि जब अगर हम पूरे विश्व में शाकाहार की ओर आगे बढ़ेगा, पूरी मनुष्य जाति शाकाहार की ओर आगे बढ़ेगा, एक तो क्या होगा, इसमें इनकी समृद्धि में वृद्धि होगी, मनुष्य गरीब नहीं रहेगा, जो गरीबी है मिट जाएगी। दूसरा है पूरे प्रकृति का जो वातावरण है वो ठंडा रहेगा, अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो तापमान बढ़ रहा है प्रकृति का, वो ठंडक की ओर जाएगा। और तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को मिलेगा। ये जो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो अमेरिका की संस्थान है, वो ऐसा कहते हैं कि अगर पूरे हम चाहेंगे कि मनुष्य जाति जो है, पूरा मनुष्य की बिरादरी वो शाकाहार की ओर लौटे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मांसाहार छोड़कर अगर मनुष्य शाकाहार की ओर आता है तो प्रत्येक वर्ष 50 लाख मौतों को होने से हम बचा सकते हैं। मनुष्य की जो अलग अलग बीमारियों के कारण, क्योंकि मांसाहार अगर हम करते हैं तो शरीर विज्ञान के अनुसार अलग अलग शरीर में जो है फिर मोटापे की शिकायत होती है, फिर मोटापा होता है तो शुगर होता है, कैंसर होता है, बीपी होता है, थायराइड होता है, ये अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो अगर मांसाहार से शाकाहार की ओर व्यक्ति जो लौटेगा तो हम पूरे विश्व में 50 लाख से अधिक मौतों को टाल सकते हैं। अपने अनुसंधान में ये संस्था और आगे बात करती है, ये कहते हैं कि अगर मनुष्य को हम धीरे धीरे पूरे विश्व स्तर पर शाकाहार की ओर मोड़ पाए तो वार्षिक 66 लाख करोड़ रुपया की हम वार्षिक बचत कर सकते हैं इस मांसाहार से मुक्ति की ओर। और क्योंकि 66 लाख करोड़ रुपए इन्होंने ऐसे कहा कि अगर मनुष्य मांसाहार नहीं करेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार नहीं पड़ेगा तो स्वतः ही हमारे स्वास्थ्य पर जो खर्च होने वाले हैं, अलग अलग देशों की जो स्वास्थ्य संस्था है, स्वास्थ्य विभाग है, वो बीमार होने पर जो है व्यक्ति का इलाज करते हैं,
तो उसके द्वारा पूरा अनुमान लगाते हैं कि 66 लाख करोड़ रुपए की बचत पूरे साल में कर सकते हैं। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते ही हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा जब धरती पर पड़ती है तो पूरे ज़मीन पर और पानी को गर्म करने का यह स्वभाव है, ऊष्मा आती है और पानी को भी गर्म करता है और धरती को भी गर्म करती है। तो फिर विकिरण के द्वारा वापस जो ऊष्मा है वापस वायुमंडल में जाती है, लेकिन वायुमंडल पर जाने पर CO2 और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी मात्रा अधिक होने से जो वाष्प में अधिक मात्रा होने पर इनकी, तो फिर वो जो ऊष्मा है वापस वायुमंडल में इस पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती और गर्मी बढ़ाने लग जाती। तो ये जो होता है इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसकी मात्रा अगर बढ़ती है, अगर हम मांसाहार करते हैं और अगर शाकाहार की ओर मनुष्य लौटता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और मनुष्य जो है इस ग्लोबल वार्मिंग से बाहर निकलकर, जिस प्रकार पूरे विश्व में अभी ग्लोबल वार्मिंग के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, पूरे विश्व बिरादरी के जो बड़े बड़े नेता हैं इसके लिए चिंतित हैं, तो इसका मुख्य कारण ये संस्था बताती है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचेगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी हम इस संसार को बचा सकते हैं। और जिसके द्वारा हम शाकाहार अगर करते हैं, आगे ये कहते हैं कि शाकाहारी भोजन प्रयोग करने से हमारी कैलोरी में कमी आएगी, क्योंकि अन्न खाएंगे, फल फूल खाएंगे तो स्वतः ही व्यक्ति जैसे फल खाए, अंगूर खाए, आम खाए, पपीता खाएगा वो तुरंत पच जाता है, लेकिन मांसाहार करता है तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और शरीर को कैलोरी भी ज़्यादा वो बर्न कर देता है, तो जिसके कारण अलग अलग फिर बीमारियां शुरू हो जाती। तो ये इन्होंने कहा कि कैलोरी कम यूज होगी तो मनुष्य जो है बीमार एक तरफ से कम पड़ेगा और दूसरी तरफ कैलोरी शाकाहारी के कारण कैलोरी कम बर्न करेगा, जिससे पूरे पृथ्वी पर कम से कम 25% अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। क्योंकि शाकाहार की ओर आने से एक तरफ तो बीमार लोग कम होंगे और बीमार कम होंगे तो स्वास्थ्य विभाग का जो पैसा बचेगा और 25% अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, क्योंकि उसके स्थान पर, मांसाहार के स्थान पर, मांसाहारी जंतुओं के पालन पोषण के स्थान पर फिर जो है व्यक्ति जो है शाकाहार के लिए कार्य करेगा और शाकाहारी उत्पादन करेगा, तरकारियाँ लगाएगा, फसलें लगाएगा, अन्न का उत्पादन करेगा। जितना भी अभी संसार में मांसाहार का प्रयोग होता है तो जितना टोटल एमिनेशन होता है, जितना टोटल उत्सर्जन होता है उसका 20% तो केवल जो है ये मांस उत्पादन से होता है। क्योंकि मांस उत्पादन जब हम करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए फिर मांस के पैकिंग के लिए बड़े स्केल पर जब पैकिंग की जाती है तो पूरे जंगलों को काटा जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, जिससे कि उससे रद्दी जो लकड़ी प्राप्त हो, गत्ता प्राप्त हो, साथ ही साथ जो कागज़ प्राप्त हो, विशेष प्रकार का कागज़, मजबूत कागज़ चाहिए ये, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है इस मांसाहार का। तो इसके लिए जो जंगलों को काटा जाता है उसके कारण फिर एक तरफ से फिर गर्मी बढ़ती है, स्वतः ही पेड़ पौधे कम हो जाएंगे पूरे विश्व स्तर पर, तो गर्मी बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा और जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये 20% की जो मात्रा बताई कि पूरे जो मांसाहार उत्पादन जितने भी केंद्र हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितना भी ये कारोबार है, पूरे विश्व में जितना आज उत्सर्जन होता है उसका 20% यह है। 20% मतलब आप सोचिए पूरे संसार में जितने भी वाहन चलते हैं, हवाई जहाज़, गाड़ी चलते हैं, मोटरसाइकिल, ट्रेन, जितने भी यातायात के संसाधन हैं, उससे जितना उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, उसका ये 20% उससे ज़्यादा है। तो आप सोच लीजिए केवल एक मांसाहार, बाकी हम फैक्ट्रियों को छोड़ दें, फैक्ट्रियों से जो एमिशन होता है, हम अलग अलग कंपनियां, परमाणु, ये जो विस्फोट के जो स्थान है वहाँ से जो एमिशन होता है, अन्य कारोबारों से जो एमिशन होता है, उस उत्सर्जन को छोड़कर अगर हम केवल एक तो 20% तो ये मांसाहार से उत्पन्न होता है और ये 20% कितना है, जितना पूरे विश्व में जो यातायात के साधनों से एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वायुमंडल को अशुद्धि देने वाले पदार्थ निकलते हैं, वो ये मांसाहार से कम है, ये ज़्यादा है, ये कहना है ये नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज
इस संस्था ने एक और सर्वे किया। उन्होंने कहा, जो कि समाज में है और प्रचलित है, कि अन्न उत्पादन में तो दिक्कत आती है, खेती करने में तो दिक्कत आती है, तो मांसाहार सस्ता होगा। बल्कि ऐसा नहीं है। वास्तव में जो मांस उत्पादन है ये कई गुना ज़्यादा कीमती है अन्न उत्पादन से, तरकारियाँ उत्पादन से, अन्य शाकाहारी फल फूल उत्पादन से। इसके ही सर्वे में ये आगे कह रहे हैं, 1 किलो पोर्क जो मांस होता है इसका, ये सूअर का, तो इसको उत्पादन के लिए एक सूअर को 8 किलो जो है अनाज खिलाना पड़ता है। 1 किलो, हाँ 1 किलो उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए सूअर को 8 किलो अनाज देते हैं। इसी प्रकार 1 किलो मुर्गी का मांस जब हम तैयार करते हैं तो एक मुर्गी को 4 किलो तक अनाज देना पड़ता है। उसमें अलग अलग अन्न धन्य धान्य जो है गेहूँ चावल दिए जाते हैं, तब जाकर 1 किलो मांस तैयार होता है मुर्गी का। इसी प्रकार जो है कत्ल खाने से जो भी उत्पादन होता है मांस का, तो उसको वहाँ से निर्यात करने से लेकर, उत्पादन से लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर घर के टेबल तक पहुँचने में जो है 10 गुना अधिक खर्च लगता है पानी का। तो जितना भी, क्योंकि वहाँ कत्ल खाने में उसको धोएंगे मांस को, फिर उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, अलग अलग चैनलों से लेकर, वो जब घर तक, किसी व्यक्ति के घर तक पहुँचता है, जो पानी खर्च होता है, तो पानी खर्च की मात्रा जो है वो 20 गुना ज़्यादा होता है तरकारियों फल फूल पहुँचने के मुकाबले। फल फूल भी बाहर से आते हैं, मांस भी आता है, लेकिन मांस 20 गुना ज़्यादा पानी खर्च करता है। इतना बड़ा नुकसान है इस मांस उत्पादन का जो है पूरे विश्व में। इसके साथ ही साथ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस एक और बात कह रहा है, ये कह रहा है कि आधा किलो आलू खाते हैं ना, अगर आधा किलो आलू का उत्पादन करें तो इसके लिए 127 लीटर पानी लगता है आलू उत्पादन के लिए। इसीलिए इसके साथ साथ आधा किलो गेहूँ आटा अगर हम उत्पादन करते हैं, गेहूं का आटा, तो 681 लीटर पानी खर्च होता है आधा किलो गेहूं के आटे के लिए। इसके साथ साथ आधा किलो मांस उत्पादन के लिए 9000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। आप कंपेरिजन कीजिए, एक तरफ आलू उत्पादन के लिए आधा किलो आलू उत्पादन के लिए 127 लीटर, और आधा किलो गेहूं का आटा उत्पादन के लिए 681 लीटर, और आधा किलो अगर मांस उत्पादन हम कर रहे हैं तो 9000 लीटर पानी खर्चा हो जाता है। ये देखिए, ये कैसे, जो हम कह रहे हैं पानी बचत करो, पानी की बचत करो, पर बड़े आंदोलन चल रहे हैं, गर्मियों में तो सूख जाता है पानी, लेकिन जो मांसाहार का ये व्यापार है, ये मुख्य कारण है पानी का दूषित होने का और पानी की कमी होने का। 1 किलो मांस जब उत्पादन किया जाता तो एमिशन होता है अलग अलग, उसके साथ साथ जो है अलग अलग गैसें, CH4 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, अलग अलग गैसें निकलती हैं, फिर मृदा प्रदूषण होता है। तो जितना ये उत्सर्जन होता है वायुमंडल को दूषित करने के लिए, उतना तो 3 घंटा जो है गाड़ी चलाकर होता है। तो 1 किलो मांस के उत्पादन के लिए जितना उत्सर्जन होता है, उसके बदले हम 3 घंटा अगर हम कार चलाएं तो उससे भी निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ जलते हैं तो उससे भी वायुमंडल पॉल्यूशन होता है। तो वो बराबर होता है 1 किलो मांस उत्पादन करना और बराबर है 3 घंटा जो है कार को ड्राइव करना, उतना, उससे भी उतना पॉल्यूशन है, और जो है इस मांस एक उत्पादन से भी उतना ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी संस्थाओं के सर्वे में आपको बता रहा हूँ, तो इनका कहना है कि जितने भी पॉल्यूशन है, चाहे वायु पॉल्यूशन हो, जल प्रदूषण हो, मृदा पॉल्यूशन हो, इसका मुख्य कारण जो है मांसाहारी है, मांसाहार का उत्पादन करना है। पॉल्यूशन कैसे होता है? जल प्रदूषण होता है, पानी की गंदगी के कारण वायु पॉल्यूशन होता है। इसमें जो जितने भी ये पॉल्यूशन है, इसका मुख्य कारण मांसाहार, क्योंकि मांसाहार उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा वृक्षों का कटाव होता है इस संसार में आज की दृष्टि में। चाहे सिगरेट बनाने से भी होता है, ये जो है नशीले पदार्थ जो धूम्रपान करते हैं, इसको उत्पादन के लिए भी पेड़ पौधे कटते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पूरे विश्व स्तर पर आज वृक्षों का कटाव हो रहा है, जंगलों का कटाव हो रहा है, वो हो रहा है मांसाहार के व्यापार को बढ़ाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो ये सर्वे किया गया, ये अलग अलग अन्वेषण किए गए, इनका कहना है 1 किलो चावल उत्पादन के लिए लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है। 3000 से 5000 इस दृष्टि में, क्योंकि कहीं पर अच्छी जो है खेत होते हैं, कहीं पर जो है
नमी अच्छी होती है, कहीं पर कम होती है, तो आवश्यकता अनुसार 3000 से 5000 लीटर पानी लगता है 1 किलो चावल उत्पादन के लिए। ऐसे ही 1 किलो अगर गेहूं का उत्पादन करें तो उसके लिए 1000 से 700 लीटर पानी तक की खपत लगती है 1 किलो गेहूं उत्पादन के लिए। और बाजरा के लिए 1 किलो बाजरा उत्पादन करना है तो 500 लीटर पानी से ही कार्य चल जाता है। लेकिन 1 किलो अगर मांस का उत्पादन करें तो उसके लिए 70,000 लीटर पानी लगता है। अब देखिए शाकाहारी भोजन के उत्पादन के लिए कितने कम मात्रा में पानी चाहिए और 1 किलो मांसाहार के उत्पादन के लिए उनका 100 गुना ज़्यादा 70,000 लीटर पानी तक हम वेस्ट करते हैं मांसाहार के उत्पादन के लिए। तो हमारे अंदर जो भ्रांति है ना कि मांसाहार उत्पादन सरल है मांस खाकर, वास्तव में ऐसा है नहीं। शाकाहारी जो हम भोजन करते हैं उसका उत्पादन, उसका जो कीमत है, उसका जो है पूरे प्रकृति के लिए जो प्रभाव है वो बहुत अलग स्थिति है, वो बहुत महंगा पड़ता है और बहुत हानिकारक है, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सर्वे में बताया गया है। प्रेस ऑफ अर्थ संस्थान है, इसके सर्वे, इसके आकलन मूल्यांकन पर हम थोड़ा बात करते हैं अब कि शाकाहारी जीवन और मांसाहारी जीवन में क्या अंतर है और किस प्रकार शाकाहारी जीवन मांसाहारी जीवन पर भारी पड़ता है। व्यक्तियों को, समाज को शाकाहार की ओर लौटना चाहिए। इनका कहना पूरे विश्व में आज जितने भी जनसंख्या है 7 अरब 40 करोड़ लोग हैं, इनमें से केवल जो शाकाहारी लोग हैं वो केवल 50 करोड़ ही हैं। ये अल्पमत में है। वास्तव में आरक्षण जीवन का इनको मिलना चाहिए क्योंकि मांसाहार करने वाले 7 अरब 40 करोड़ में से केवल 50 करोड़ ही जो है शाकाहारी जीवन यापन करते हैं और उसमें से भी पूरे भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से केवल 31% लोग, अगर भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है तो इसमें से शाकाहारी जीवन जीने वाले केवल 31% लोग अभी बचे हैं। और 6 लाख हेक्टेयर जंगल मांस उत्पादन के लिए अभी वार्षिक कटते हैं। 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन में जो वनस्पतियां लगे हैं, पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, उनको काट दिया जाता है मांसाहार उत्पादन केंद्र खोलने के लिए। मांसाहार के पैकिंग के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ये 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन का पूरा कटाव पूरे विश्व स्तर पर होता है। ये कितनी मात्रा है? और 400 ग्राम बीफ उत्पादन के लिए इन्होंने और कहा, जो प्रेस ऑफ अर्थ संस्थान कह रही है कि 400 ग्राम अगर मांस उत्पादन करना है वो भी गाय का, तो उसके लिए 40 किलो कचड़ा तैयार हो जाता है ज़मीन में, जो ज़मीन को दूषित करता है। तो 400 ग्राम बीफ के लिए 40 किलो कचड़ा पदार्थ जो है ज़मीन को दूषित करता है। ये कहना है प्रेस ऑफ अर्थ संस्थान का। अब आगे बात करते हैं, शाकाहार के संसार में वार्षिक 160 हेक्टेयर ज़मीन मुक्त कर सकते हैं। अगर हम शाकाहारी जीवन जिएं तो मनुष्य शाकाहार की ओर लौटेगा, तो ये संभावना है कि 160 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन को हम मुक्त कर सकते हैं, कटने से बचा सकते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में, ये कितनी मात्रा है 160 करोड़ हेक्टेयर? ये भारत के कुल जो है क्षेत्रफल से दुगुना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32 लाख करोड़ किलोमीटर के आसपास, और ये है मांसाहार की ओर जो हम जाते हैं तो मांसाहार के उत्पादन के लिए 160 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन प्रयोग की जाती है। तो अगर हम इस 160 करोड़ हेक्टेयर को बचाना है तो हमें शाकाहार की ओर लौटना चाहिए। ऐसा करने से आप सोचिए पूरे विश्व स्तर पर वार्षिक तौर पर अगर 160 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन को हम बचाने में सफल हो जाते हैं तो कितनी बड़ी मात्रा में हम इस प्रकृति माता की सेवा कर सकते हैं। ज़मीन मुक्त होने से क्या होगा? नाइट्रोजन की जो मात्रा है, जो है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मीथेन है, CH4 सल्फर हेक्साक्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी पैदा नहीं होंगी, क्योंकि खेत बचेंगे, ज़मीन बचेगी, पेड़ पौधे बचेंगे तो है ये उसको अवशोषित कर लेंगे। इतनी बड़ी ये मात्रा में इन्होंने यहाँ पर बात की है। अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है प्रोसेसिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, एक पत्रिका है जो निकलती है अमेरिका से। इस पत्रिका में क्या छपा है? पौधे से प्राप्त अन्न खाने से, मांसाहार त्यागने से 70% ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं अगर हम मांसाहारी भोजन प्रयोग ना करें। ये कहना है प्रोसेसिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का। ये भारत की संस्था नहीं है, ये अमेरिकन संस्था है।
अमेरिका की संस्था ये बता रही है, जो एक राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है, जो मांसाहार स्वयं प्रयोग करता है, उनका तो दैनिक भोजन में उनकी ऐसी मान्यता है, ऐसा सर्वेक्षण है कि 70% तक हम ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसको कम कर सकते हैं अगर पूरे मानव जाति शाकाहारी जीवन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय की महामारी विभाग, जो महामारी फैलते हैं, बीमार होते हैं लोग, तो उसके सर्वे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय तो माना जाना है, ये इस संस्था का आकलन क्या कर रहा है, इन्होंने कुल अध्ययन किया, 20 अलग अलग जो अध्ययन क्षेत्रों में काम किया, 20 और 12 लाख लोगों पर एक सर्वे किया है। तो इस संस्था का कहना है कि रेड मांस, जो लाल मांस होता है भैंस का, गाय का, बकरी का, इस मांस का उपभोग अगर हम नहीं करें तो क्या है, 42% तक हृदय गति के कारण जो बीमारी होती है, हृदय गति के पेशेंटों को हम कम कर सकते हैं। इनका कहना है कि हृदय की जो बीमारियां होती हैं, हृदय आघात से जिनकी मृत्यु होती है, उन बीमारियों को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम मांसाहार ना करें। इसके साथ साथ जो मधुमेह की बीमारी है, उसकी भी मुख्य कारण जो है, मधुमेह बीमारी का मुख्य कारण भी मांसाहार है। 17% तक हम मधुमेह के मरीजों की संख्या कम कर सकते हैं अगर हम मांसाहार का प्रयोग ना करें। तो कितनी बड़ी बात है, ये संस्थाएं पूर्ण रूप से यह मान रहे हैं, हार्वर्ड जैसी संस्था यह मान रही है कि बीमारियों का मुख्य कारण ही मांसाहार है, और मांसाहार अगर हम नहीं करेंगे तो स्वतः ही मनुष्य स्वस्थ रहेगा और बीमार नहीं होगा, वायु पॉल्यूशन नहीं होगा, जल पॉल्यूशन नहीं होगा, और अन्य वातावरणीय पॉल्यूशन से हम पूर्ण ग्लोबल वार्मिंग से इस संसार को बचा सकेंगे, और मनुष्य जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, पूर्ण आयुष्य को प्राप्त होगा। अब हम कहते हैं, देखिए भारत की मान्यता, पूरे भारत में जितना हिंदू समाज भी है वो भी आज मांसाहार करने लगा है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से लेकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है, उसके जो आंकड़े मैंने आपके सम्मुख रखे, साथ ही साथ जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उसके भी आंकड़े आपके सम्मुख रखे। ये जितने भी आंकड़े रखे ना, ये भारत के नहीं हैं, ये फॉरेन के हैं, विदेशों के हैं, और वो भी राष्ट्र हैं जो मांस खाने का क्रम उनमें जीवन से चलते आया है। भारत तो ऐसा था ही नहीं, तो वो भी यह मानते हैं कि मांसाहार करना ठीक नहीं है, हमें अपनी इंद्रियों के इस भोगवादी सुखों से बाहर निकलना है। पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मांसाहार करते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन की जो क्रिया है, जो पॉल्यूशन फैलाने वाले में सबसे पहले स्थान है चाइना का, जो 30% कार्बन फैलाने का कार्य करता है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मांसाहार है। फिर अमेरिका का स्थान अव्वल है, इसमें 15% पूरे विश्व में जितना भी पॉल्यूशन होता है, कार्बन निकलता है फैक्ट्रियों के द्वारा, जो है मांसाहार के द्वारा, अलग अलग उद्योग धंधों के द्वारा, सबसे ज़्यादा स्थान पहले चाइना का, फिर है अमेरिका का। भारत का स्थान इसमें बहुत नीचे है, 7%, क्योंकि यहाँ अभी भी 30-32% लोग शाकाहारी जीवन जीते हैं, वैदिक परंपरा में जीते हैं। तो ये इतना बड़ा मांसाहार का कितना नुकसान है इस धरती के लिए, इस मानवता के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए, मांसाहार करना नहीं चाहिए। ये वैदिक सिविलाइजेशन है कि जो लौटाता है कि मांसाहार से बाहर आइए, शाकाहारी जीवन पद्धति लौटाइए। ये सीख पूरे विश्व को हमारे ऋषियों ने दी, और हमारे ऋषियों के जो है पच्चीनों पर न चलकर हमारे ऋषियों ने जो अन्न का विज्ञान दिया, जो जीवन विज्ञान दिया, जो पर्यावरण विज्ञान दिया, उसका हमने पालन नहीं किया और पूरे विश्व ने पालन नहीं किया। उसके कारण पूरे विश्व में अलग अलग वर्ल्ड फ्लू की महामारी, जो स्वाइन फ्लू की महामारी, फिर जो है अभी कोरोना वायरस की महामारी, ये क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि वैदिक सिविलाइजेशन और भारत के जो जीवन पद्धति को नहीं जीने के कारण ये सारी प्रकार की समस्याएं इस मानवता के लिए, इस प्रकृति के लिए आज बन पड़ी हैं। मनुष्य का जीवन शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, और किस प्रकार ये वैज्ञानिक एविडेंस के द्वारा, पूरे विश्व के सर्वेक्षण के द्वारा यह साबित हो रहा है कि मनुष्य का जीवन भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार, भारतीय भोजन पद्धति के अनुसार शाकाहारी हो। इस पर हमारे ऋषियों ने क्या कहा है? हमारे ऋषियों की भारतीय जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक जो कल्चर है, वो किस प्रकार कह रहा है कि शाकाहारी जीवन ही हमें अपनाना है। इस विषय पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। ओम शांति शांति शांति।